उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है गुजरात के बाद अगर कोई एक दूसरी प्रयोगशाला बनी है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो आपको उत्तर प्रदेश से क्या जानकारियां मिली? और उत्तर प्रदेश वो है जहां अयोध्या है, जहां रायबरेली है, जहां अमेठी है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश बहुत ही दिलचस्प एक राज्य है और एक ऐसा राज्य है जिसको आप जितना समझते हैं उतना लगता है आप नहीं समझते हैं। एक ऐसा राज्य है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और लगता है प्रेडिक्टेबल भी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप अगर देखने की कोशिश करें तो कुछ जो वोट है वो तो आपको पता है किस तरफ जा रहा है। इसमें जो मेजर चेंज हो रहा है, जो मैं जानना चाहती थी, जो मुझे क्यूरियोसिटी थी, वो दलित वोट को लेकर थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि दलित जो वोटर है वो लावारिस है। इस वक्त पता नहीं है, मायावती को लेकर एक तरह से अविश्वास का माहौल है और आप जानते हैं एक बड़ा तबका ऐसा है दलित वोटरों में जो अभी भी उनकी पूजा करता है। ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है किसी भगवान में यकीन न रखते हो, लेकिन जमीन पर उनको भगवान के तौर पर मायावती एक देवी ही नजर आती हैं और अभी भी वो उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन उसकी उनकी उस पॉलिटिक्स में जो एक तरह की उलझन देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर मैं कई दलित थिंकर्स से मैंने बात की और मैं हमेशा वहाँ ग्रास रूट से टच में रहती हूँ कि वहाँ अलग अलग सीटों पे क्या इक्वेशन चल रही है। जो चीज़ बहुत हो सकता है आपके दर्शकों को भी हैरान करे वो ये कि दलित वोट खिसक रहा है। अक्सर अब तक हमने ये देखा है पिछले कुछ वोट में चुनाव में कि अगर सबसे पहले वो देखता है दलित वोटर के हाथी का सिंबल होना चाहिए। अगर हाथी का सिंबल पे उसे लगता है कि मुझे यहाँ वोट नहीं डालना है तो कमल के सिंबल पे डाल देता है। तो उसकी सेकंड चॉइस पिछले लगातार कई चुनावों में रहा है कि भाजपा को वो चुन रहा है। लेकिन इस बार ये बदलाव देखने को मिल रहा है दो महत्वपूर्ण वजहों से। पहली बड़ी बात, संविधान खतरे में है। दूसरी बड़ी बात, आरक्षण खतरे में है। हमें आपको पत्रकार होने के नाते, नागरिक होने के नाते अपनी आजादी की कद्र हम करते हैं कि हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक दलित वोटर, दलित नागरिक के लिए वो सिर्फ उसकी बोलने की आजादी नहीं, उसके पूरे अस्तित्व का सवाल है। संविधान और आरक्षण उसके अस्तित्व का सवाल है और वो अच्छे तरीके से ये बात घर 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 कर गई है कि अगर भाजपा फिर से आती है, तीन महत्वपूर्ण चीजें लोग कहते हैं, तानाशाही आ जाएगी। दूसरी बात कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा। तीसरी बात कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो वोट है ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज से शिफ्ट होते होते इसमें सबसे खास बात ये थी कांग्रेस पार्टी का अलायंस में होना। हम जानते हैं कि जमीन पर हम जब यादव और दलित वोटर को देखते हैं, समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करें और दलित वोटर का, तो उनकी जो इक्वेशन है बड़ी हॉस्टाइल इक्वेशन है, क्योंकि इनके बीच फसाद है, इनके बीच क्योंकि साथ साथ भी रहते हैं, ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं यादव और दलित और एक साथ रहते हैं, तो इसलिए इनके बीच एक पावर स्ट्रगल हमेशा रहता है। और मुझे नहीं लगता था कि यादव को वोट देगा दलित, वो जाके किसी ब्राह्मण को दे सकता है, बनिए को दे सकता है, हो सकता है मुसलमान को भी दे दे, लेकिन यादव के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन दो चीजें यहाँ पर जो अलायंस ने की है, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी, जो पुराना एक तरह से क्लेमेंट रहा है दलित वोटर का, कांग्रेस पार्टी। दूसरी बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि नॉन रिजर्व्ड कई सीटों पे दलित कैंडिडेट को खड़ा करना, ये बहुत हिम्मत की बात है और इस बात को समझ रहा है दलित वोटर और मुझे लगता है इस वजह से वो सॉफ्ट नजर आ रहा है। तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है और मैं बहुत ज्यादा सीटों की, मेरे ख्याल से मुश्किल है मेरे लिए करना कि कैलकुलेशन क्या है, लेकिन मैं दो तीन चीजें आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अयोध्या तक से इस तरह की खबरें मिली हैं, फैजाबाद तक से, कि वहां भी सीट फंसी हो सकती है। ब्रिजभूषण सिंह जो है उनके बेटे की सीट भी फंसी हो सकती है। बाराबंकी के लिए बात की जा रही है। वेस्टर्न यूपी में आप देखें कई जगह डिस्टर्ब हो रहा है पूरा इक्वेशन और 62 से अगर ये 10 सीटें भी कम हो जाएंगी, यानी कि अगर 50 के आसपास भी खिसक जाएगी बीजेपी, मुझे हैरानी नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स स्टेट है लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी। अरफा, पोलराइजेशन का क्या हाल है? क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के मसले को खड़ा करने की कोशिश की गई, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही निकल जाएगा और विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पक्ष में वोटर को ना तो समझा पाएगा और ना ही नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा। तो क्या हुआ कि मार्च के पहले हफ्ते आते आते वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है और वो राम मंदिर का असर नहीं नजर आ रहा है? क्या घटा इस दौरान? बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, थोड़ी सी खता उनसे हो गई कि मुझे लगता है बहुत जल्दी इनॉग्रेशन हुआ मंदिर का और जैसे जैसे भी ये चुनाव शुरुआत हुई बहुत पानी बह गया वहां
गंगा के किनारे, गंगा में बहुत पानी बह गया, सरयू में बहुत पानी बह गया कि अब मुझे लगता है लोग भूल रहे हैं। तो पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे लोग कि ये मंदिर बनाया और शुक्रिया आपका, इसलिए मेरा वोट लीजिए। वो नरेंद्र मोदी के एहसानमंद हो सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मंदिर बनाया। एक तबका ऐसा हो सकता है, उसमें एक युवा आबादी ऐसी भी है जिसको ये पता भी नहीं है कि यहाँ पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। इस मस्जिद को किस हिंसक तरीके से तोड़ा गया, कोर्ट में मुकदमा चला और अब उसी स्पॉट पे ये मंदिर बनाया जा रहा है। तो बहुत बार हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, मैं उसको भी इल्ज़ाम देना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने एक तरह से पूरी एमनेशिया की जो स्थिति तैयार की है कि जिसमें अपनी याददाश्त भी हम भूल जाएँ। एक युवा तबका ऐसा भी है, तो वो ये नहीं है कि कोई बदला लेने के लिए कह रहा है। तो एक तरफ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 500 साल में ऐसा नहीं हुआ, 500 साल में हिंदुओं को इंसाफ मिला। एक तबका उसमें यकीन करता है जो मिडल एज, जो थोड़ा उम्र दराज है। इसके अलावा युवा सिर्फ ये समझ रहा है कि यहाँ राम का मंदिर बन गया है, मैं जाके यहाँ पूजा करूंगा, लेकिन वो उसकी पॉलिटिक्स को नहीं समझता है, वो बदले की भावना से प्रेरित नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे 2 चीजें नजर आई, बड़ी हैरान हुई जब मैं पहली बार पहले ही फेज में जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंची, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उधर ईस्ट या मैं सेंट्रल यूपी नहीं गई हूँ। वहां मैंने देखा कि ना तो वहां कोई मंदिर वेव है, ना ही वहां कोई मोदी वेव है। वेव नहीं, इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं लोग, लेकिन इसके लिए वोट देने के लिए वो तैयार नहीं है। और हल्की सी खुशी भी मन में हुई इस बात को लेके कि लगा कि वही सामान्य चुनाव जैसा, जहां जो कास्ट इक्वेशंस हैं वो काम आती हैं, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। अब इसमें भी आप ये देखिए कि हम यहाँ बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैन बी आइसिंग ऑन द केक, लेकिन इसमें हम केक को भूल रहे हैं। तो केक में भी आप ये देखिए जो रिसोर्सेज हैं भाजपा के पास, इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग, जो कास्ट इंजीनियरिंग भाजपा ने की है। तीसरी बड़ी बात, जिस तरह से विपक्ष को बिल्कुल चकनाचूर किया हुआ है कि विपक्ष अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग ये देखिए कि आप सहयोगी बन गया है भाजपा का। तमाम तरह की सेंट्रल एजेंसीज आप ये देखें कि वो भाजपा के साथ मिल गई हैं। तो जब हम भाजपा कहते हैं, मोदी कहते हैं और मोदी नाम का एक बड़ा नायक हम ये तैयार करते हैं, इस दौरान इस आइसिंग की वजह से हम केक को ना देखना भूलें कि तमाम जो वोट मिलेंगे, और मुझे पता नहीं, हो सकता है कि सरकार बनाने की हद तक भी एनडीए बीजेपी चले जाएं। बहुत कोई पॉपुलर मैंडेट तो मेरी नजर में उन्हें नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, वहां वही मुद्दे आ रहे हैं बेरोजगारी के, वही मुद्दे आ रहे हैं महंगाई के, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का एकजुट ना होना, ये तमाम मुद्दे साथ साथ बने हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।